हम लोग क्या बात किए थे क्लास में? कल क्या बात हुआ था क्लास में? कल क्या हुआ था? रिफॉर्मेशन, काउंटर रिफॉर्मेशन और रिजल्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, है ना? वो अच्छे से बात हो गया। और हम लोग जाने कि रिनासांस का ही वो क्या है, अपलिफ्ट है, उसी का एक्सटेंशन पोर्शन था, है ना? और उसमें देखिए कि वो बहुत सारा किंग के बारे में, हेनरी सिक्स के बारे में भी पढ़े थे, है ना? मार्टिन लूथर के बारे में जाने, कैल्विन के बारे में जाने, ज्विंगलिंग के बारे में जाने, समझ रहे हो ना? बिल्कुल, उनके बारे में जर्मनी जाने, कैसे वो जाके विद्रोह करते हैं, कैसे जर्मनी, यस याद करो तुम इंग्लैंड में। आज देखो, आज जब तुम लोग को रिसर्च हम सुबह करवा रहे थे तो मर्ज कर गया था वहाँ से जाके। ये है ब्यूटी, खासियत है सिविल सर्विस का, कहीं से जाके मर्ज कर जाएगा वो, समझे ना? ये नॉलेज होता है, कहीं भी किसी भी डोमेन में सिविल सर्विस का मिल जाएगा तुमको। हाँ, अलग अलग, ठीक है। कौन खुश है ना? बहुत पढ़ना पड़ता है। मर्ज तो कर जाएगा, हर जगह तुमको मिल जाएगा सिविल सर्विस का कंटेंट। चलो एनीवे, तो आज हम लोग क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बिगुल बजा रहे हैं किसका पूर्णिमा? अमेरिकन रेवोल्यूशन का। जरा हमको बताओगी रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है रेवोल्यूशन का मतलब? बता चुके हैं कल क्लास में। क्या होता है रोहित रेवोल्यूशन का मतलब? रेवोल्यूशन का हिंदी शब्द होता है क्रांति, बदलाव। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव का हिस्सा। कौन सा हिस्सा? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पहले कभी देखा ही नहीं गया था वो चीज, अचानक सभी चीज चेंज, यानी कि पॉलिटिकल कुछ भी चीज था तो पूरा ट्रांसफॉर्म है, नया पॉलिटिकल सिस्टम है। इकोनॉमी पहले कुछ और था तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है अलग हो गया, यानी कि जो अपने आप में खास युग आ गया है पहले की तुलना में, तब रेवोल्यूशन होता है, समझे? रेवोल्यूशन बहुत बड़ा शब्द है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, समझे? जब कोई नया चीज आता है पर्दे पे तब उसको क्या बोला जाता है पूर्णिमा? उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है, समझे? तो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा है। इसका यदि हम बात करें तो 1775 से लेकर 1783 तक हुआ था। आज सभी चर्चा करेंगे, अच्छे से सुनते रहना सभी लोग। सबसे पहले बात ये जानना है कि पुराने क्लास से कनेक्ट करो, एक ही बार टॉपिक को स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग। जो हम लोग डिस्कवरी किए थे, जोग्राफिकल डिस्कवरी किए थे तो क्लास में थे ना सभी लोग, इसमें जानेंगे क्या क्या हुआ है। देखो, अमेरिकन कंटिनेंट वो तो जस का तस पड़ा हुआ था, वहाँ पे इंडियन सेटलमेंट थे, हाँ, जो वहाँ के नेटिव लोग हैं उसको इंडियन कहा जाता था। याद करो, सबसे पहले रेड इंडियन, एक्सीलेंट। और सबसे पहले कौन आया था वहाँ पे पहुँचा था? क्रिस्टोफर कोलंबस। और उसके बाद में कौन पहुँचा? यस, अमेरिका पहुँचा, रिकॉग्नाइज किए, करेक्ट, क्या बात है। हाँ, उन्हीं के नाम पे पूरा कंट्री का नाम रखा गया, अमेरिका रखा गया, ये जानते हो? देखो वही चीज़ लिखा गया है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पोप ने खींच दिया था ताकि डिस्प्यूट ना हो। अब देखो, अमेरिकन कंटिनेंट, अब जाहिर सी बात है जब डिस्कवरी होगा तो यूरोपियन से लोग उठ के जाएंगे वहाँ पे सेटल होने के लिए, तभी तो आज तुम्हारे वहाँ पे अंग्रेज लोग हैं कनाडा में, और तुम्हारा यूएस में कौन है? सब तुम्हारा इंग्लिश लोग है, सब तुम्हारे यूरोपियंस लोग हैं वो, समझे? क्योंकि इसका हिस्ट्री इसी तरह स्टार्ट हुआ है। तो जैसे अमेरिकन कंटिनेंट को हम डिस्कवर किए, माइग्रेशन होना शुरू हो गया यूरोप से एक नया वर्ल्ड में, और नया वर्ल्ड कुछ नहीं तुम्हारा अमेरिका है, समझ गए ना बात को? अब देखो, तो इंग्लिश और फ्रेंच ये दोनों कंपटीशन, जानते हो बाद में भी दोनों के बीच में गजब कंपटीशन रहा है, आपको ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में। कंपटीशन हुआ ना, ये होड़ चल गया कि हम कॉलोनीज बनाएंगे तो हम कॉलोनीज बनाएंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में पूरा कॉलोनीज बना रहा कौन? इंग्लिश और फ्रेंच। क्या होता है इंग्लिश का मतलब? यू पूर्णिमा, इंग्लिश का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? द इंग्लिश किसको बोला जा रहा है? इंग्लिश इंग्लैंड के लोग को, सिंपल ना। फ्रेंच किसको बोला जाता है? फ्रेंच किसको बोला? इंडियन किसको बोला जाता है बताओ जरा? जो इंडिया में रहते हैं। उसी तरह फ्रांस में जो रहते हैं फ्रेंच है। ये दोनों राइवल पावर है, राइवल समझ रहे हो ना? दोनों लड़ रहे हैं किसके लिए? कॉलोनीज बनाने के लिए। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। होप सो समझ में आ गया होगा। अब देखो, आगे देखना पड़ेगा तुम लोग को। जब मिड तुम्हारा 18th सेंचुरी आया, यानी कि 1750 के आसपास, 1750 के आसपास क्या हुआ कि 13 कॉलोनीज बनाया गया। कहाँ पे? अमेरिका में, समझे?
अभी तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हो, अभी कितना है उसमें? 50 स्टेट्स है अभी, समझे? 50 स्टेट्स है। अब उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। 50 स्टेट्स है। मैं शुरुआत कैसे हुआ था? 13 कॉलोनी से हुआ था। ये 13 कॉलोनीज पूरी तरीके से अटलांटिक तुम्हारा कोस्ट पे सब लैंड है। वहाँ पे अभी बताऊंगा, मैप दिखाऊंगा। यानी कि 13 कॉलोनीज तुम्हारा अटलांटिक ओशन में आया। दिखाओ जरा अटलांटिक ओशन कहाँ पे है पूर्णिमा? और इस अटलांटिक ओशन शो मी, where is Atlantic? Show me in the map. Yes, you come here. अमर, दिखाओ अटलांटिक ओशन कहाँ पे है? Yes, this is अटलांटिक ओशन, करेक्ट। हाँ, पूरा जो एस से है ना जी, इसको बैठ जाओ बैठ जाओ। एस, इसको इमेजिन करोगे एस बन जाएगा ये, ठीक है? बैठो बैठो। ये पूरा है, देखो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और एक साउथ अटलांटिक ओशन, एस से है, समझे? अब उठाते हैं तो भलाई की उठा रहे हैं, उसके लिए वो नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना किसी भी स्टूडेंट को। अभी नहीं आता है तो अच्छी बात है ना, अभी नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि विद्वान बनो? अभी जितना हम लोग ठोकर खाएंगे उतना नॉलेज होगा। बी पॉजिटिव। तो क्या हुआ 1750 में? क्या हुआ? वो उधर हुआ था 1750 के आसपास। क्या हुआ कि 13 कॉलोनीज क्या हुआ? अटलांटिक कोस्ट में बनना शुरू हो गए। 13 अभी बताऊंगा नाम क्या है, इसलिए मैप रखवाए थे तुमसे। उसके बाद देखो हो गया। अब नहीं बोली कुछ, क्या कि हो जाएगा, इधर डिले हो जाएगा। देखिए अब देखो 13 कॉलोनीज में कौन से लोग सेटल्ड हुए थे? कौन से? यहाँ पे लैंडलेस पीजेंट्स, जो पीजेंट्स के पास जमीन नहीं है ना, वो आके यहाँ पे सेटल हो गया, नंबर 1। दूसरा क्या है तुम्हारा? जो रिलीजियस फ्रीडम चाहता है, इसको कोई मतलब नहीं है रोमन कैथोलिक वाला चीज़ से। आखिर गढ़ तो वहीं का है। ये लोग सब जितने भी यूरोपियंस है आखिर रोमन कैथोलिक वाला ही चर्च फॉलो कर रहे थे। मैं जो फेडअप हो गए इस सिस्टम से, चर्च से, वो चाह रहा है कि सेकुलर हो उसका कंट्री, उसका सोच सेकुलर हो, वो सब आके बस गया। अब जाहिर सी बात है सेकुलर अथॉरिटी तुम्हारा ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देता है। तो देखो गांव में कितना पूजा पाठ होता है, शहर में कहाँ होता है उतना पूजा पाठ? सिंपल सी बात है। जितना अर्बनाइजेशन होगा उतना ही तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर घटते चला जाएगा, मैटेरियलिस्टिक की तरफ बढ़ जाएगा। ट्रेड और कॉमर्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेट कर लो उस चीज़ को। अब क्या हुआ उसके बाद? लोग सब यहाँ पे इस तरह के जो माइंडसेट वाले लोग हैं, लैंडलेस पीजेंट्स, पीपल सीकिंग रिलीजियस फ्रीडम, सेकुलर थिंकिंग वाले लोग, ट्रेडर्स लोग आके 13 कॉलोनीज में बसना शुरू कर दिए 1750 के बाद। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लोकतंत्र था ही नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक कॉलोनी में, कान खोल के सुनना है, हर एक कॉलोनी में अपना अपना क्या था? असेंबली था, लेजिस्लेटिव असेंबली था। बिहार में है कि नहीं विधानसभा? हाँ, यहाँ पे लोग तय करते कि नहीं करते अपने भविष्य के लिए? उस तरह वहाँ पे अपना असेंबली था, समझे ना? और असेंबली में जो लोग चुन के जाते थे, यानी कि लोकतंत्र था वहाँ पे। मैं जो हेड होगा, गवर्नर होगा, जैसे बिहार में गवर्नर है कि नहीं है? जो गवर्नर होगा वो गवर्नर अपॉइंटेड होगा कहाँ से? ब्रिटेन से। डिस्पाइट ऑफ अपॉइंटिंग गवर्नर फ्रॉम द ब्रिटेन, लोकतंत्र तो है। यानी कि जो लोकतंत्र जो बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, उसका तो स्वर चक के बैठा हुआ है ये लोग इनिशियल स्टेज में, पहले वाला स्टेज में। अब बाद में यही बहुत बड़ा घर बन जाता है, समझ रहे हो? इसलिए वहाँ पे लिखा गया, देखो वहाँ पे हैंडराइटिंग नहीं समझ में आया, दिक्कत हो जाएगा। देखो हर एक कॉलोनी के पास अपना असेंबली है, और उस असेंबली में क्या है कि पीपल चुन के भेज रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। यानी कि कहने का मतलब क्या? पॉलिटिकल फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं लोग। हर एक कॉलोनी अपना पॉलिटिकल फ्रीडम इंजॉय कर रहा है, सिंपल सी बात है। और गवर्नर जो है वो पूरा कंट्रोल कर रहा है हर एक कॉलोनी को, क्योंकि हेड है वो। अभी भी है कि नहीं? ऐसा ही नहीं होता है सिस्टम में अभी भी। मगर क्या हुआ? मगर जो पॉलिसीज ब्रिटेन से बन रहे हैं, होम कंट्री से, होम कंट्री है ना हुआ ब्रिटेन इन लोग का, जिसके गढ़ से जन्मा वो तो ब्रिटेन ही है ना, क्योंकि ये लोग तो इंग्लिश मैन है। मगर जो पॉलिसीज ब्रिटेन से फॉर्मुलेट किया जा रहा है वो पसंद नहीं आया इन लोग को, 13 कॉलोनीज को। विद्रोह हो गया। कितना दबाओगे हमको तुम? भले ही तुम्हारे कोख से जन्मे हैं, भले ही हम इस कंट्री में रह रहे हैं, भले ही तुमने हमको यहाँ पे लाया है, हम अपना कर रहे हैं, तुम बार बार काहे हमारे ऊपर इंक्रोच करोगे? बार बार काहे हमको कुछ कुछ बोलोगे? तुम काहे अपना प्रोग्राम और पॉलिसी चलाओगे हमारे ऊपर? गुस्सा हो गया, बस हो गया, अमेरिकन वार ऑफ रेगुलेशन हो गया इसी से। समझे? वही बोल रहा है कि पॉलिसी जो तुम्हारा होम गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटेन जो किया है, इसकी वजह से कन्फ्रंट्रेशन हो गया। क्या होता है कन्फ्रंट्रेशन? मतलब यस, डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो गया तो बिल्कुल बच गया अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो ये ब्रीफ हुआ, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन।
कि कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ किया गया हुआ। अब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उससे पहले जान लो। उससे पहले हम क्या लिखे हैं यहाँ पे देखो, नीचे मैप दिए, नोवा स्कॉटिया, मैने, न्यू हैम्पशर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड्स, कनिकटिका, ये तुम्हारा न्यू जर्सी, डिलवारे, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, उसके बाद जॉर्जिया। अब इस चीज़ को मैं मैप में दिखा रहा हूँ, नीचे देखो 13 कॉलोनीज है कि नहीं है, गन हो तो 13 कॉलोनीज है यहाँ पे, गन के बताओ जरा पूर्णिमा, 13 कॉलोनीज है, न्यू हेमिस्फीयर है, मैसाचुसेट्स है, रोड आइलैंड है, कनेटिकट है, न्यू जर्सी है, दिलवारे है, मैरीलैंड है, वर्जीनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, साउथ कैरोलिना है, जॉर्जिया है। यहाँ गनते जाओ, बिल्कुल इसी का है रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने भेजा, देखो गनोगे तो तेरा मिल जाएगा, ठीक है ना, मैप, दिस द मैप। और आपको दिख गया ये, आगे जाओ, आगे भी जाओगे तो देखो इसमें है कि तुम्हारा क्या है कि जो मिडिल कॉलोनीज, साउदर्न कॉलोनीज और न्यू कॉलोनीज की, इसमें भी दूसरा मैप में भी है ये चीज़ कि कौन सा ऊपर का नॉर्दर्न कॉलोनीज होगा, कौन सा मिडिल कॉलोनीज होगा, कौन सा साउदर्न कॉलोनीज होगा, पूछो। हाँ बिल्कुल इस पार्ट का है, हम तो बोल रहे हैं अटलांटिक है, ये वाला पार्ट है, ये वाला बिल्कुल ये वाला पार्ट है, देखो अभी भी दिख जाएगा तुमको बहुत सारा, समझे ना, ये यहाँ पे है, देखो देखो फिलाडेल्फिया है कि नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ हुआ था, बॉस्टन देखो, बॉस्टन यहाँ पे है कि नहीं है, आप बताएंगे बॉस्टन टी पार्टी के बारे में, जाकर देख लीजिएगा, मैप दे दिए हैं। अब देखते हैं, अब बड़ा बात तो अब आएगा ना, कोस्टल एरिया, बिल्कुल कोस्टल, वही तो बोले अटलांटिक से सटा हुआ एरिया है, और जानते हैं कि कोस्टल एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कोस्टल एरिया में ट्रेड और कॉमर्स होता है, शिपिंग इंडस्ट्री की वजह से। तो यही तो कारण है कि गुजरात बहुत आगे है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, यही तो कारण है कि महाराष्ट्र बहुत आगे है एज कम्पेयर टू इंटीरियर स्टेट, एमपी से आगे है कि नहीं है एमपी महाराष्ट्र, क्यों, ट्रेड हो जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो ना। तो एक अपना ही स्ट्रेटेजिक फायदा होता है, हमारा कंट्री में इतना बड़ा ओशन है फिर भी हम उसको फायदा नहीं उठा पाए, ये विडम्बना है, ये बहुत दिक्कत की बात है, समझे ना, इतना बड़ा ओशन घिरा हुआ है फिर भी हम उतना नहीं कर पाए। अब पहले देखो चोलास, चेरास, पांड्यास, सातवाहनास, उस पीरियड में कितना हम लोग का ट्रेड प्रॉस्परस था, समझ रहे हो ना। तो अब जानते हैं कि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुआ, कारण, ठीक है, ये कारण जानेंगे हम लोग। तो कारण जानो, सबसे पहले कारण अच्छे से सुनना, कान खोल के सभी लोग, मर्केंटिलिज्म, पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म। क्या होता है मर्केंटिलिज्म, तो बात समझिए, यहाँ पे लिखना भी है नोट्स बाद में। मर्केंटिलिज्म का मतलब होता है कि एक होम कंट्री है, होम कंट्री यहाँ कौन है, इंग्लैंड है, और कॉलोनीज है इसका अपना अपना, कॉलोनीज कौन है, यूएसए है 13 कॉलोनीज, और उसका दूसरा भी कॉलोनीज हो सकता है, जैसे उसका बाद का कॉलोनीज देखिएगा तो पूरा अफ्रीका कॉलोनीज था उसका, पूरा एशिया अपना इंडिया था, बहुत सारा आसियान कंट्री है उसका, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कौन सा कॉलोनी नहीं है, तो पूरा दुनिया पे साम्राज्य किया है ब्रिटेन ने। तो इसमें होता है क्या, मर्केंटिलिज्म पॉलिसी में क्या होता है कि हम जो सामान रॉ मटेरियल कॉलोनी से लेते हैं, बात समझे ना, क्या करते हैं, कॉलोनी से लेते हैं और फिनिश प्रोडक्ट भी उसी के मार्केट में बेच देते हैं। विन विन सिचुएशन है, रॉ मटेरियल भी सस्ता मिल गया, सामान भी फेंक दिया उसके ऊपर, अब भले ही उस इंडस्ट्री का अपना तुम्हारा जो वहाँ का इंडिजिनस इंडस्ट्री हो भले ही बर्बाद हो जाए, मतलब नहीं है हमको मतलब है प्रॉफिट से, इसको बोलते हैं मर्केंटिलिज्म। पहला, एक कॉलोनी दूसरे कॉलोनी से ट्रेड व्यापार नहीं कर सकता है जब तक परमिशन ना मिले होम कंट्री से, होम कंट्री क्यों देगा परमिशन, समझ में आया। दूसरा, तीसरा ये है, तीसरा ये कि यदि वो शिप करना चाहता है, शिप रखना चाहता है तो वो ब्रिटिश का बना हुआ ही शिप होना चाहिए ब्रांडिंग के लिए, जैसे यहाँ पे देखते हो ना कोचिंग में अपना ब्रांड के लिए दे देता है ना, बस्ता तुम्हारा जो बोलते हैं बैग बोलते हैं, बैग पर लिख देता है फलना फलना इंस्टीट्यूट का, और तुम घूमोगे उतना ही उसका एडवर्टीजमेंट होगा, यस वही शिपिंग है, उतना ही घूमेगा, बोलेगा कि ब्रिटेन का बना हुआ और नाम फेमस होगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा साम्राज्य है इसका, इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म। अब वहाँ पे ग्राफ में देखो, देखो एमसी है मतलब मदर कंट्री है, सीसी मतलब क्या है, कॉलोनी है, समझे। तो क्या हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, दोनों एरो देख रहे हो, एरो क्या है, एरो बाई डायरेक्शनल है कि नहीं है, बाई डायरेक्शन समझ में आता है क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, इधर से भी जा रहा है उधर से भी आ रहा है, मगर कॉलोनी टू कॉलोनी बीच में नहीं हो सकता है। अब देखो कॉलोनीज क्या है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कॉलोनीज उठाएंगे, एज वेल एज मार्केट भी है फिनिश प्रोडक्ट के लिए, जो बोल चुके हैं। कॉलोनीज को अपना क्या करना पड़ता है, जितना भी सामान है जो लोड करेगा वो ब्रिटिश का मैन्युफैक्चरिंग शिप होना चाहिए, नहीं तो अलाउड नहीं है, यानी कि वही जो बैग वाला बात कर रहे थे। इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया मोर वेल्थ, बहुत पैसा कमाया जा रहा, बहुत बेनिफिट हो गया मदरलैंड को, मदर कंट्री को, यानी कि इंग्लैंड को, और पूरा कमा रहा है। तो समझे कि अब ये पॉलिसी रास नहीं आया 13 कॉलोनीज को, बोला मेहनत करे, हाँ फल ले जाए वो,
अच्छा नहीं लगा उसको। तो ये एक रीज़न है कि इतना बड़ा विद्रोह कैसे हुआ, और पहला रेवोल्यूशन है दुनिया का, जान लेना। इसलिए हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम आता है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो समझे पहला क्या है रीजन, पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म। आई होप तो समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो नेविगेशन एक्ट्स, तो पहला से ही रिलेटेड है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, रामानंद जी बस कट टू कट बताइए, नेविगेशन का मतलब क्या होता है। बिल्कुल, शिप का चलने का तरीका। आप शिप को रिस्ट्रिक्ट किए कि नहीं किए, कि जो ब्रिटिश से बना रहेगा वही आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेविगेशन एक्ट्स बोलते हैं। एक्ट्स मतलब कानून। ऐसा हम कानून कहाँ से चला रहे, फरमान दे रहे हैं, कहाँ से, ब्रिटिश के पार्लियामेंट से। तो उसमें क्या दिया गया, एक मैकेनिज्म है कि जो अमेरिकन कॉलोनीज का ट्रेड जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे, जितने भी गुड्स होंगे, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट के लिए हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो सकता है। क्या होता है तुम बताओ पूर्णिमा, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। और इंपोर्ट मतलब खरीदते। एक्सीलेंट, डोंट बी वो ना, ठीक है ना। देखो मैं जब तक तुमको इंटीग्रेट नहीं करूंगा तो मेरा फिर रोल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको फील नहीं हो सकता है, एक दो दिन तुमको लगे ये अलग उतपटांगा लगे, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा फर्ज क्या बनता है, तुमको नॉलेज दे, और नॉलेज को बार बार चेक करे कि कितना नॉलेज पहुँच रहा है, यही ना होगा मेरा। नहीं तो क्लास करने क्या फ़ायदा हुआ फिर, व्हाट इज द यूज़ ऑफ डूइंग क्लास। तो नॉलेज का एक्सचेंज होना चाहिए। वेरी गुड। तो ये दोनों ही एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का, वो किस में होना चाहिए, ब्रिटिश का अपना बना हुआ। अब दूसरा देखो, ये चीज़ तो तुम लोग पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म में भी देख लिया था। दूसरा क्या चीज़ है, कस्टम कलेक्टर को बाबू अपॉइंट करेगा कौन, ब्रिटिश लोग, वहाँ पे जो बैठा है इंग्लैंड में, समझे। ये अपॉइंट किया जाएगा ताकि ये नेविगेशन जो एक्ट पास करें उसको देखने के लिए। तो इंक्रोचमेंट है कि नहीं है, हनन है कि नहीं है। 13 कॉलोनीज में आएगा, ब्रिटिश वाला आएगा यहाँ से देखने के लिए कलेक्टर बन के, ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बुरा लगेगा उसको। यहाँ पे शनिचरा स्थान में तुम भेज दिया समस्तीपुर का आदमी, और यहाँ पे तुमको वो कर रहा है, अरे भाई क्या है नाला तुम्हारा, क्या है ये, गुस्सा आएगा तुमको, विद्रोह कर देगा तुम। वही बोल रहा है कि कस्टम कलेक्टर क्या अपॉइंट किया जा रहा था कि नेविगेशन एक्ट ठीक हो, और अमेरिकन को लगने लगा कि ये हमारे प्राइवेसी के साथ खेल रहा है। जो बात है, ये कौन होता है हमको बताने वाला, कंट्री मेरा है, हम चला रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, हम प्रॉस्परस करवा रहे हैं, हम समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं कॉलोनीज को, और ये बाहर से अपॉइंट करके हमको ऊपर करेगा, हमारे ऊपर बात करेगा। गुस्सा आ गया, विद्रोह हो गया। समझ गए, दो रीजन। सेकंड रीजन। तीसरा रीजन देखो, मोलेसेस एक्ट। क्या होता है मोलेसेस, जानते ही हैं, बायोफ्यूल वाला आपका पॉलिसी जो था। मोलेसेस मतलब जो शुगर कैन होता है ना बाबू, शुगर कैन का बाय प्रोडक्ट जो होता है, देखते हो ना जब गन्ना जूस पीते हो ना, निकलता है ना ऐसे करके, वो जो ककड़ी जो बोलते हैं वो निकलता है, बिल्कुल। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, चूहा, क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। हमको लगा कि एग्जैक्ट वर्ड दीजिएगा आप। हाँ, कचरा ही बोलते हैं। हाँ ठीक है। देखो वो नहीं, उससे भी आगे का होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, खोई। हाँ। तो ऐसे ही टाइप का होता है मोलेसेस, समझे। चलो देखो, तो मोलेसेस एक्ट पास किया। आई होप दिमाग में तो आ ही गया होगा। मोलेसेस मतलब शुगर कैन के बारे में जिक्र आ गया होगा माइंड में। देखो क्या, बिल्कुल गुड़ उसी से बनता है। देखिए इसमें बाबू क्या क्या हैवी ड्यूटीज लगा दिया शुगर पे, समझे। अब मोलेसेस पे इंपोर्टेड इनटू द अमेरिकन कॉलोनीज, यानी कि बाहर से जो मोलेसेस और शुगर कैन जो यूएस में आ रहा है उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज है। यानी कि पहले वो चीज़ 10 रुपये मिल रहा था, अब 15 रुपये मिल रहा है। खुनस खाएगा, गुस्सा होगा, क्योंकि इस एसेंशियल चीज़ है, वहाँ जीविका चलाने के लिए एसेंशियल चीज़ है। पहले वो 10 रुपये में आता था, वो 15 रुपये में, क्योंकि हैवी ड्यूटीज लगा दिया इंपोर्ट पे। ये तीसरा हो गया। चौथा देखो, ये आपका क्लास छूट गया था, देखिएगा ध्यान से। ट्रेड एक्ट, ये है ट्रेड एक्ट। ये ट्रेड एक्ट क्या है, ट्रेड एक्ट में बहुत सारे एक्ट हुए हैं। एक एग्जाम्पल तुम्हारा हैट एक्ट है 1732 का। इस एक्ट में प्रोहिबिटेड कर दिया कि एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनीज में हैट बन के नहीं जा सकता। क्यों, इंग्लिश में लोग हैट पहनना बहुत पसंद करते थे, उन लोगों का कल्चर, जैसे हम लोग धोती कुर्ता बोलते हैं, अपना कल्चर होता है, उन लोगों का हैट पहनने वाला कल्चर है। तो जो 13 कॉलोनीज है, किसी भी कॉलोनीज में बना हुआ हैट दूसरे उसमें इंपोर्ट नहीं कर सकता है कोई, हम मंगवा नहीं सकते हैं दूसरे कॉलोनीज से। और इस तरह का एक्ट पास कर दिया गया था, हैट एक्ट ऑफ 1732। खुनस खा गया, अच्छा नहीं लगा।
अच्छा नहीं लगा है अमेरिकन को ये चीज़, क्योंकि आफ्टर ऑल अमेरिकन तो इंग्लिश है और उसको तो हेड चाहिए, समझ, ये इसलिए किया ताकि उधर से आए और महंगा आए। तो ये चीज़ एक गलत हुआ है। दूसरा देखो ट्रेड एक्ट में, दूसरा आयरन एक्ट 1750, 1715 में एक आयरन एक्ट पास किया गया था तुम्हारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से, किसके लिए? अमेरिकन कॉलोनीज के लिए। इसमें बोला कि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ आयरन अपने कॉलोनीज में नहीं कर सकते हैं। कॉलोनीज में जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बना रहे हैं ना आयरन की वजह से, आप ये नहीं कर सकते लार्ज प्रोडक्शन। जब तक लार्ज प्रोडक्शन आयरन का नहीं हुआ तब तक इंडस्ट्री बड़ा हो ही नहीं सकता है। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आज रेलवे देख दो, बिकॉज ऑफ द आयरन प्रोडक्शन। यस, तो इस तरह पूरा पूरा इकोनॉमी है, आयरन इकोनॉमी है, बैकबोन है। लोहा क्या है? बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इतने जो देखते हो सब चीज लोहा का बना हुआ, देखो ना इर्द गिर्द सब लोहा दिख जाएगा तुमको। तो ये ट्रेड एक्ट में ये ड्रैकोनियन जो एक्ट है, हैट एक्ट ऑफ 1732 और आयरन एक्ट ऑफ 1750, ये पसंद नहीं आया। उसका देखो और भी देखो। अब देखो एक हुआ 5th वन, इसमें 4th लिखा है गलती से, 5th वन 7 ईयर हुआ, ये तुमको बताए थे। अब थोड़ा सा हम इसको फ्रेंच रिवोल्यूशन से भी ऐड करेंगे। देखो बाबू फ्रांस में ना बॉर्बन डायनेस्टी था। जब फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ाएंगे ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो तुमको तो पता होना चाहिए। 10th में 9th में भी है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, 10th में भी है। बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन डायनेस्टी में क्या है कि बहुत सारे तुम्हारे लुइस टाइटल मिलता था। लुइस 14, 15, 16 और 16 के टाइम में विद्रोह हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 का, 4 जुलाई समथिंग 1789, ऐसे कुछ डेट है, तो पढ़ाएंगे तो बताएंगे उस समय। मत देखो कि ये बात तुमको समझना होगा। देखो मैं रिलेट कर रहा हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने का। जो लुइस 14 था वो 14 क्या पूरी तरीके से इंगेज हो गया किसमें? 7 ईयर जो वार चला था कनाडा में, और उसमें क्या किया एक्चुअल में? इंग्लिश ने हरा दिया फ्रेंच को। इंग्लिश ने, क्योंकि राइवलरी पावर है कि नहीं दोनों, हर जगह कॉलोनी साथ साथ बनाना चाहता है, और जब तक खदेड़ेगा नहीं तब तक पूरा कॉलोनी कब्जा नहीं कर सकता है। तो कनाडा से बाबू कनाडा में 7 साल का युद्ध हुआ है, किसी किसी बीच में इंग्लिश और यानी कि ब्रिटिश और तुम्हारा फ्रेंच के बीच में हुआ। 7 साल तक वार चला था, और उसका बाद फ्रेंच को हटा दिया गया, खदेड़ दिया गया, हटा दिया, भगा दिया गया उसको वहाँ से। और उस समय जो फ्रांस के जो बॉर्बन डायनेस्टी के जो किंग थे उसका नाम था लुइस 14, समझे ना। अब मैं जब फ्रांस रिवोल्यूशन बताऊंगा तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा चीज़ों को, दिमाग में रख लेना। तो जीत गया इंग्लिश जीत गया, तो ये एक तरह से अमेरिकन को वो आया, विश्वास आया कि यस जीता जा सकता है। अब तो हमारा जो फ्रेंच का डर था हमारे मन में, फ्रेंच अब अमेरिकन के लिए तो दोनों का डर है, एक तो अपना भाई से ही डर है, इंग्लिश से ही डर है, और एक फ्रेंच से भी डर है। फ्रेंच का डर तो खत्म हो गया कि इंग्लिश वाला भाई लोग उसको हटा दिया वहाँ से। अब बोला कि ठीक है एक तो गया, अब अगले वाले को देख लेंगे, समझा, देख लेंगे उसको, क्या कि अगला वाला तो हम ही है, हम तो इंग्लिश ही है ना, समझे। तो वही बोल रहा है कि जो 7 ईयर का वार चला है तुम्हारा 1763 में, ये तुम्हारा क्या हुआ, ये कनाडा 1763 में, समझे, 1763 अराउंड योर मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। इससे क्या हुआ, कनाडा पूरी तरीके से फ्रांस से ब्रिटेन में ट्रांसफर हो गया, हटा दिया फ्रांस को, वहां से खदेड़ दिया, और ये अमेरिकन का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि यस वी कैन डू इट, कर सकते हैं हम लोग। और फ्रेंच का जो फियर था, डर था अमेरिकन के अंदर, वो घट गया, कॉन्फिडेंस मिला। आगे देखो, अब सबसे जो गंद मचा है ना बाबू, ये वाला हुआ है ग्रेवेनबेल मेजर्स, ठीक है, बताएंगे तुमको अलग से। नॉर्दर्न पूरा था ना, जैसे मान लीजिए कि बिहार में, हम लोग बिहार के हैं, यहाँ बिहारी ना है, अब मान लीजिए कि गोरखपुर में आ गया कोई, डरेंगे कि नहीं डरेंगे? यू नेवर नो कब अटैक हो जाए। कनाडा और यूएस से सटा हुआ है, कहीं पे भी कुछ होता है देखते नहीं है, जो हो रहा है तो आपका प्रोटेस्ट देखिए तुरंत इम्पैक्ट हो जाता है। यस, अब हमारा फ्रेंच वाला जो डर था मन में कि हमारा कॉलोनी खा जाएगा, वो तो भागे गया। अब बस हमारा कंटेनर कौन बचा? इंग्लिश बचा, जिसका तो हम खुद वंशज है। देख लेंगे अपना भाई लोग को, देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। जब वॉशिंगटन साहब उठे, अपना सर घुमाए, बहुत कुछ हुआ है। हाँ अभी बताऊंगा, वॉशिंगटन की हिस्ट्री जानेंगे। देखो ग्रेवेनबेल मेजर्स, देखो ग्रेवेनबेल बाबू उस समय का, देखो हम तुमको बताए थे कि 1668 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था, कभी बताए होंगे क्लास में, बिल्कुल बताए थे, याद नहीं है तुम लोग को। इंग्लैंड में क्या हुआ था कि 1668 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था,
जिसकी वजह से मोनार्की का जो रूल है ना उसको कटेल कर दिया गया था, लिमिट कर दिया गया था। अब वहाँ पे पार्लियामेंट भी होगा और साथ साथ मोनार्की भी रहेगा, इसलिए वहाँ का क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। समझे? अभी तक है कि नहीं है इंग्लैंड में? अभी तक वहाँ पे क्वीन होता है कि नहीं होता है? एलिजाबेथ जो सुनते हो तुम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो। और उसमें तुम्हारे जो पीएम थे, पीएम रहेगा क्योंकि पार्लियामेंट है वहाँ पे, तो वही मैं ये समझाने के लिए तुमको बोल रहा हूँ कि गवर्नर वेल कौन थे, वहाँ के पीएम थे। और इन्होंने बहुत सारे मेजर्स, इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स पास किए हैं। ऊपर देखते रहना, क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763। 1763 में कुछ ऐसा कुछ चीज़ दिए थे वो। क्या बोले थे? बोले थे कि कॉलोनिस्ट लोग जो है ना, कॉलोनी वाला लोग क्या करेगा, अपना लैंड नहीं खरीद सकता है एपिचियन माउंटेन्स के उधर। कहाँ पे एपिचियन माउंटेन है? देखो यहाँ पे एपिचियन माउंटेन है, यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे एपिचियन माउंटेन है। यानी कि कॉलोनीज देखो यहाँ बसा है कि नहीं है, देखे हो तुम लोग, कॉलोनीज यहाँ बसा हुआ है, यहाँ पे एपिचियन माउंटेन है। यानी कि ये एपिचियन माउंटेन के उधर नहीं खरीद सकता है जमीन। खुन्नस खा गया, हमको बोल देगा कि आप चट्टी रोड में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, खुन्नस खा जाएंगे ना हम भी। तो ये प्रोक्लेमेशन 1763 में तुम्हारा गवर्नर ने दिया था। दूसरा देखो, उसके बाद शुगर एक्ट ऑफ 1764, इसमें क्या कि शुगर पे फिर ड्यूटीज बढ़ा दिया, जैसे मोलेसेस एक्ट में हुआ कि नहीं हुआ था, बिल्कुल वैसी तरह है। उसके बाद स्टैम्प एक्ट बना है। स्टैम्प एक्ट में तो हद ही पार कर दिया ना 1765 वाला स्टैम्प एक्ट। इसमें क्या बोला कि आपको ब्रिटिश का स्टैम्प यूज करना पड़ेगा। अभी देखते हो पोस्टर के लिए तुम्हारा राजीव गांधी का होता है कि नहीं होता तस्वीर? हाँ, अभी भी तुम्हारा इंदिरा गांधी का होता है तस्वीर, अभी भी बाबा का होता है, गांधी बाबा का होता है। ये ऑथेंटिकेशन के लिए तो बोला इस तरह का पोस्टल सिस्टम यदि आपका कॉलोनीज में चलेगा तो आपको ब्रिटिश का स्टैम्प यूज करना पड़ेगा। खुनस खाएगा, गुस्सा आएगा, काय ब्रिटिश का करेंगे हम? तो यही था तुम्हारा स्टैम्प एक्ट ऑफ 1765। इसमें क्या कि इंसिस्ट किया, यानी कि फोर्स किया जा रहा है कि ब्रिटिश का स्टैम्प ही आपको कमर्शियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज करना होगा अमेरिकन को। अच्छा नहीं लगा? उसके बाद देखो क्वार्टरनरी एक्ट। क्वार्टरनरी एक्ट में क्या हुआ, ये कंपलसरी कर दिया कॉलोनीज वाले को कि आपको क्या करना पड़ेगा, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसको? ब्रिटिश ट्रूप्स को। और जबकि ये ब्रिटिश ट्रूप आया है इसका प्राइवेसी खत्म करने के लिए, यानी कि जो हमको मारने के लिए आया उसको हम खाना देंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, ये सब चीज़ चल रहा है, सबका एक ही स्ट्रेटेजी है लोग का, कॉलोनीज का तरीका। ये सब चीज़ ड्रैकोनियन लॉ बोलते हैं इसको, दबाने वाला। समझे? खुन्नस कहा गया। ये सब कारण है जिसकी वजह से इतना बड़ा क्रांति हुआ। कहीं क्रांति किसी एक कारण से नहीं होता है, जब तुम इधर से भी परेशान है, उधर से भी परेशान, चारों तरफ से परेशान है, तब ऐसा होता है। होप सो समझ में आ गया होगा। अब देखो और भी है, गवर्नमेंट मेजर्स का और भी है। तो जब ऐसे चीज़ किएंगे, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर उस समय थे, तो क्या हुआ, कॉलोनी अपोज कर दिया। जो कॉलोनिस्ट थे, हाँ ये 13 कॉलोनीज अपोज कर दिया। अच्छा नहीं लगा इन लोग को, ये क्या है, आप तो स्टेप्स लिए जा रहे हो हमको दबाने के लिए, हम इतना कोशिश कर रहे हैं समृद्धि पाने के लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, और आप क्या से क्या मेजर्स ला रहे हो। तो स्लोगन दे दिया, फिलाडेल्फिया में जाके स्लोगन दे दिया। फिलाडेल्फिया कहाँ पे? यहाँ पे है बाबू, यहाँ पे देख लो, इस जगह पे है, समझ गए ना? एक एरिया है, जगह का नाम है फिलाडेल्फिया, दिख रहा है सबको ना, फिलाडेल्फिया है। यहाँ पे स्लोगन दे दिया कि हम नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हम टैक्स नहीं देंगे जब तक हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दीजिएगा। कहाँ पर रिप्रेजेंटेशन? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट से ना लॉ बन रहा है, तो हम भी जाएंगे, अब नेतृत्व करेंगे, हम भी पार्लियामेंट में बैठेंगे, तब अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे। और यही बाबू, ये हम इतना जोर शोर से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में भी ये वर्ड लिखा गया है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, है ना? यानी कि हम आपको टैक्स ऐसे नहीं देंगे जब तक हमको आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दीजिएगा अपने जगह पे। अभी है कि नहीं है? तुम्हारे लेजिस्लेटिव असेंबली में तुम टैक्स दे रहे हो तो तुम्हारे आदमी ही चुन के जा रहा है वहाँ पे, यही ना है इसका मतलब। तो ये वर्ड को ध्यान रखना, कभी ऐसा मौका मिलेगा जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो ये वर्ड को मैं बोलूँगा। और हमारे भारत के संविधान में जो शब्द लिया गया है यहीं से लिया गया है। अब पूछता है, यदि पेपर तुम जीएस पेपर 2 खोल के देख लो, वहाँ पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, चाहे भारत का दूसरे कंट्री से मिलता जुलता हो, यू हैव टू कंपेयर इट। जैसे फ्रांस से कंपेयर करते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये सब चीज़ को देखना है, एनालिसिस करना है। तो वही इंसिस्ट करने लगा स्लोगन के साथ कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और बोला कि अमेरिकन क्या चाहता है, रिप्रेजेंटेशन चाहता है ब्रिटिश के पार्लियामेंट में। तब वायलेंस हो गया, समझ रहे हैं? वायलेंस ब्रोक आउट, झगड़ा होना शुरू हो गया। ये भी अड़ गया ये लोग, अमेरिकन लोग। तब जाके स्टैम्प एक्ट, जो बोलते हैं ना ड्रैकोनियन एक्ट है, स्टैम्प एक्ट ऊपर बताए थे, देखो ऊपर जाके स्टैम्प एक्ट बताया कि नहीं बताए? स्टैम्प एक्ट ऑफ 1765, जिसके हिसाब से ब्रिटिश स्टैम्प्स यूज़ करना होगा लीगल और कमर्शियल पेपर्स में, उसको रिवील्ड कर दिया, उसको हटा दिया गया है। देखा कि बहुत हो रहा है, जैसे कि देखो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, लंबा चलेगा तो इसको भी रिवील करना पड़ेगा।
समझ रहे हो ना बाबू, विद्रोह जब हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकता सरकार, चुपचाप से बैठे रहो। क्यों, विद्रोह बढ़ सकता है ना, आपने शांत नहीं किया तभी तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। शुरू में ही शांत हो जाता, शुरू में ही डिबेट होता ये तीनों एक्ट के ऊपर, तो इतना बड़ा हंगामा ही नहीं होता। चुपचाप आंख बंद करके आपने पास कर दिया, इस बात का तो दुख है। ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। कोई भी बिना स्टेक होल्डर्स का आप पास किए हैं बिल और एक्ट बनाए हैं, हाँ, बिना एनालिसिस, कोई स्टैंडिंग कमेटी में गया ही नहीं है पार्लियामेंट में ये एक्ट के, ये बिल से एक्ट बनने में। ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत था आपको, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है। 6 नंबर देखो, टाउनसेंट लॉस। देखो टाउनसेंट क्या है, टाउनसेंट आदमी का नाम है, समझे ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के इंग्लैंड के, और इन्होंने भी कुछ कुछ लॉ पास किया ना, अच्छा नहीं लगा अमेरिकन को। देखो क्या पास किया है इन्होंने, फ्रेश टैक्स लगा दिया ग्लास पे, पेपर पे, टी पे, पेंट्स पे। 1767 में बॉयकॉट कर दिया ब्रिटिश गुड्स को, बोला काहे टैक्स देंगे जुट्टो का, नहीं लिया, जाओ नहीं लेते हैं ब्रिटिश गुड्स, नहीं लेंगे, समझे। और ये लोग अब नहीं लेगा तो विद्रोह होना शुरू हो गया। अब बोस्टन मैसाकार हो गया बाबू, बोस्टन मैसाकार देख लो, सभी लोग यहाँ से देख लो, आँख जूम करके देख लो, यहाँ बोस्टन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे बोस्टन है। तो क्या हुआ, बोस्टन मैसाकार हो गया। बोस्टन जैसे कि तुम्हारा इंडिया में जलियांवाला मैसाकार हुआ था, बहुत बैसाखी के दिन बैठे हुए थे सब, हाँ, किचलू और सत्यपाल जब अरेस्ट हुए थे उसको हटाने के लिए बहुत प्रेम से सब कुछ था। क्या मिला, जनरल डायर का ऑर्डर मिला, लोग मर गए हमारे। सिमिलरली यही हुआ है, ये तो कम माइल्ड है, वो तो बहुत खतरनाक था तुम्हारा जलियांवाला मैसाकर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्लॉट है हिस्ट्री में, हिस्ट्री में ऐसा होना ही नहीं चाहिए, इतना लोग निर्दोष आदमी को तुम मार दोगे। तो क्रांति इसी तरह आता है। देखो बोस्टन मैसाकर हुआ 5 मार्च 1770 को, 5 अमेरिकन को मारा गया है सोल्जर द्वारा, समझे, बोस्टन पे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे वो। तो दिमाग खराब हुआ इन लोग का, समझे। और उसके बाद क्या हुआ कि और प्रोटेस्ट हुआ, जाके तब जाके टाउनसेंट जो लॉज है, हाँ, जो हम लोग फ्रेश टैक्स लगाए थे ग्लास के, पेपर पे, टी पे, पेंट्स पे, उसको रिबिल्ड कर दिया गया। देख रहे हो प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर कानून रद्द हो रहा है। तुम्हारा इतिहास तो गवाही है, जब जब प्रोटेस्ट होता है तो लॉ को हटाना पड़ता है। तो और क्या सोचोगे तुम, ये भी सोचो कि यहाँ पे भी यही होने वाला है। देखो अब उसके बाद सबसे अनोखा, हाँ, जैसे हम लोग क्या बात करते हैं कि भारत का सबसे पहला आज़ादी कौन था, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बोलते कि नहीं बोलते बड़ा शांत से, हाँ, ब्रिटिश सावरकर दिए थे शब्द को। अब उसी तरह तुम बोलो कि यदि अमेरिका में जो पहला रिवोल्यूशन शुरू हुआ है, जब गढ़ बोलते हैं ना, गढ़ दे रहे हो, सीड शुरू कर रहे हो, वो बोस्टन टी पार्टी है। बोस्टन टी पार्टी वही जहाँ बोस्टन में मैसाकर हुआ, वहाँ पे देखो एक अद्भुत घटना घटा 1773 में, समझे, एक नया टी एक्ट पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो उससे क्या हुआ कि इसका मतलब कि जो हम बाहर से जो इंपोर्ट करवाएंगे ना टी, उस पर और टैक्स, और दिमाग खराब लोग का, एक तो कम था क्या वो सब और टैक्स टी पे। तो जो ग्रुप ऑफ अमेरिकन्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं रेड इंडियंस, वो चढ़ा शिप पे और सामान उधर से आ रहा है, उसको अनलोड करना चाहिए, अनलोड मतलब निकाल के रखना चाहिए नीचे, वो नहीं नीचे रखा, वो समुद्र में फेंक दिया, बोला नहीं लेंगे, जाओ भागो। बहुत बड़ा बात हुआ ना, विद्रोह हो गया ये। तो वो चढ़ा शिप पे चढ़ने के बाद अनलोड करना चाहिए, जैसे लोड करना मतलब भरना होता है, अनलोड मतलब निकालना होता है, समझ रहे हो ना। अनलोड करना चाहिए था, निकाल कर आराम से रख देना चाहिए था कॉलोनीज के लिए, वो क्या कर रहा है, फेंक रहा है पानी में, विद्रोह हो गया, समझे ना। वही बोला जा रहा है कि वो शिप पे चढ़ा और सभी टी बंडल्स है वो सी में फेंकना शुरू कर दिया। कहाँ पे, बोस्टन हार्बर में, उस जगह पे। और यही जो ऐतिहासिक घटना है, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। जब पहली बार ये सब घटना होता है तो बड़ा बात है। यही ऐतिहासिक घटना को क्या बोलते हैं, बोस्टन टी पार्टी। और जो ऑफेंडर्स थे, जिन्होंने भी ये काम किया, उसको पनिश किया गया। और 1774 में, यानी कि जस्ट 1 साल बाद, एक एक्ट पास किया गया है, और जिससे क्या है, और ऐसा प्रोटेस्ट ना हो उसको दबाने का प्रयास किया गया था एक्ट में। तो जाहिर सी बात है, जब तुम किसी को दबाओगे बाबू, वो चीज़ और उठता है कि नहीं है। होप से समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो ये अभी तक घटना घटा, यानी कि बोस्टन टी पार्टी देख रहे हो कैसे चिंगारी दे रहा है, चिंगारी दे रहा है। अब देखो कि उसके बाद क्या क्या हुआ है तुम्हारा, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। अब है कि अब ये लोग बोस्टन टी पार्टी से ये लोग प्रभावित होके अब ये लोग अपने कंट्री के लिए कुछ सोचेंगे, समझे ना। तो अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
1774 सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया कांग्रेस हो जाता है, यानी कि फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस बोलो, कांग्रेस बोलो, मीटिंग बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो इधर, ये देखो, ये बहुत बड़ा गढ़ है। जैसे हम बात करते हैं, हम बोलते हैं ना बंगाल हमारा गढ़ है हिंदुस्तान के पूरा राजनीति में। हाँ, जो आज़ादी मिला है, बंगाल सबसे बड़ा गढ़ है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरह यहाँ के हिसाब से फिलाडेल्फिया सबसे बड़ा गढ़ है, समझे ना। तो फिलाडेल्फिया में क्या हुआ कि पहला तुम्हारा कांग्रेस मीटिंग हुआ, वहाँ फिलाडेल्फिया कांग्रेस मीटिंग हुआ सितंबर 1774 में। और जो 13 कॉलोनीज है, देखते हो 13 कॉलोनीज अभी बताए, नाम भी बताए थे, वो 13 कॉलोनीज में 12 कॉलोनीज आए, बस जॉर्जिया नहीं आया, समझे, जॉर्जिया नहीं आया। अभी जॉर्जिया फेवर कर रहा होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही, मेजोरिटी तो आ गए, ये आए और यूनिफाइड हुए ब्रिटिश के अगेंस्ट। यस, ब्रिटिश से लड़ना है, और अपील किए किंग को कि जो आप रिस्ट्रिक्शन लगाए हमारे इंडस्ट्री पे, हमारे ट्रेड पे, ठीक है, आप ऐसे नहीं लगा सकते हो, आपको पूछना होगा हमसे। यानी कि बगावत का बू आ रहा है, यानी कि ये भी शोर बढ़ा रहा है ना अपना। अभी तक तो चुपचाप सह रहा था सभी चीज, अब जब संगठित होकर बोला कि अब लड़ेंगे साथ में, एक कॉलोनी कैसे लड़ सकता है, सबको साथ आना होगा। हाँ, फिलाडेल्फिया बोल तो रहे हैं, फिलाडेल्फिया जगह का नाम है, वो उसमें नहीं आता है आपका। हाँ, 13 कॉलोनी उसका एक छोटा सा जगह है, समझे ना, जैसे कि लखनऊ है तो उत्तर प्रदेश का जगह है, उस तरह। अब देखो, तो उसके बाद फिर दूसरा होता है, यानी कि एक तुम्हारा क्या हो गया, सितंबर 1774 में हुआ। देखो, यानी कि 1774 में यूनिफिकेशन दिख रहा है सभी कॉलोनीज का, मगर एक कॉलोनी अभी भी पीछे ही है, जॉर्जिया। मगर देखो, जब सेकेंड फिलाडेल्फिया कांग्रेस होता है मई 1775 में, सभी कॉलोनीज अटेंड करते हैं, जॉर्जिया भी आ जाता है आप साथ में, समझे। और उस समय बाबू, उस समय जो लीडर्स हुए थे सेकेंड, वो अभी तक इतिहास याद करता है उस लीडर को। जब सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ था फिलाडेल्फिया कांग्रेस का, उसमें जो प्रोमिनेंट लीडर है, बोलते हैं ना जैसे गांधी जी, हाँ, गांधी जी चंपारण मूवमेंट के बाद कितना पॉपुलर हुए, अभी तक पॉपुलर है। तो ये एक तरह से चंपारण मूवमेंट समझो उसी कॉन्टेक्स्ट में। और उस समय बहुत बड़े बड़े हस्ती क्रिएट हुए हैं, नाम क्या है देखो, थॉमस जेफरसन, बताएंगे अभी, रू काम जाएगा तुम्हारा इनका कंट्रीब्यूशन देख के। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, ये सब पार्टिसिपेट, बहुत बड़ा नाम है ये वर्ल्ड में, साइंटिस्ट भी थे, ये दूसरे हैं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या है, ये सब बहुत बड़े फिलोसोफर सब है, ये पार्टिसिपेट किए थे, फिलोसोफर एज वेल एज लीडर। और उस समय बाबू जो सुनता है जॉर्ज वाशिंगटन, ये आदमी का नाम है जी, आदमी के नाम से ट्रिब्यूट देने के लिए जगह का नाम रखा गया है। हाँ, वाशिंगटन डीसी सुनते हो तुम लोग। तो जॉर्ज वाशिंगटन को यही तुम्हारा फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 2 में इनको कमांडर जनरल बनाया गया डिफेंस का। क्यों? क्योंकि कमांडर थे ये, इनको बोला कि आप डिफेंस को आप लीड करेंगे, जॉर्ज वाशिंगटन, समझे, अमेरिकन नेवी का बना। तो पहला समझ गए, पहला तुम्हारा 17 सितंबर 1774 में हो गया, दूसरा तुम्हारा मई 1775 में हुआ। अब अमेरिकन और ट्राई किया, अब बोला कि अब हम खाली पिटीशन देते हैं, यदि शांति से बात हो जाएगा तो और अच्छी बात है। अभी तक तो कोई विद्रोह नहीं किया है, अभी तक कोई विद्रोह नहीं हुआ, समझो, अभी तक उसके अगेंस्ट तो बात नहीं किया, बस हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को। मैं युद्ध जाने से पहले एक और पिटीशन देंगे, पिटीशन मतलब एक बार और अर्जी लगाएंगे। देखो, वही पिटीशन को बोलते हैं ओलिव ब्रांच पिटीशन, समझे ना, ओलिव ब्रांच पिटीशन लास्ट अटेम्प्ट था कि ब्रिटिश को अपील करने के लिए। और उस समय के जो किंग थे जॉर्ज III, उन्होंने मना कर दिया, हमको सिखाया गया, हमारी बिल्ली हमको म्याऊं, रिजेक्टेड, कुछ नहीं मानेंगे बाबू, 13 कॉलोनीज है, दबा कर रखेंगे, कुचल कर रखेंगे तुमको, और जितना टैक्स लगाएंगे तुम क्या करेगा, हम कॉलोनी बनाए हैं, समझ रहे हो ना, इस तरह का बात हुआ है। उसके बाद क्या हुआ फिर, बगावत कबू बोला हो गया, जितना करना था हमने कर दिया, शांति वाला बात भी हो गया, अब नहीं होगा कुछ। तो उसके बाद अमेरिका ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दे दिया, डिक्लेरेशन कर दिया, हम आज़ाद हो गए। देखते हैं क्या करते हो, डिक्लेयर कर दिया अपने आप को कि 13 कॉलोनीज एक कंट्री बना लिया, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कर दिए वहाँ पे। और ये क्या हुआ तुम्हारा, ये अडॉप्ट किया गया कहाँ पे, तुम्हारा वही कांग्रेस, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के तौर से हुआ था। और कब किया गया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, 4 जुलाई 1776 को। अभी आज़ादी नहीं मिला है, डिक्लेयर हुआ है। जैसे हम लोग कब पूर्ण स्वराज कब डिक्लेयर हुआ था, 1929, कहाँ पे, लाहौर में हुआ था, बिल्कुल लाहौर में हुआ था। और कौन थे उस समय अध्यक्ष, सिमिलरली समझो, ऐसा ही कुछ हो रहा है वहाँ पे भी, समझे। तो डिक्लेरेशन हो गया।
अब देखो क्या हुआ उस समय, क्या हुआ तुम्हारा, और जो बाबू इसका जो प्रिपेयर किए थे, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कौन प्रिपेयर किए थे, तो अभी जब नाम तुमको बताए थे ना, थॉमस जेफरसन यही प्रिपेयर किए थे, यानी कि बहुत बड़े ज्ञानी आदमी होंगे। जैसे बाबा अम्बेडकर हमारे भारत का संविधान को लिखे हैं, तो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी होंगे, तो ये भी बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी होंगे कि जो डिक्लेयर ऑफ इंडिपेंडेंस का डॉक्यूमेंट बनाए। और उस पर था क्या चीज़, उस पर यही था कि ह्यूमन फ्रीडम। आज देखते हो ना अमेरिका कहीं भी कुछ होता है तो खाली फ्रीडम का गाना गाता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए, या यहीं से तो आया है, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किस सोच से आ रहा है कि ह्यूमन फ्रीडम मिलना चाहिए, और आप हमको कॉलोनी बना के अभी तक दबा के रख रहे हैं, हमको पसंद नहीं है सब चीज़। तो ये इसको श्रेय किसको जाता है, इस चीज़ का श्रेय किसको जाता है, थॉमस जेफरसन को। होप्स तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े फिलोसोफर, एक बहुत बड़े ज्ञानी आदमी, ठीक है, 1776 में इंग्लैंड से यूएस चले आते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा बहुत सारा है ना, बताए थे कॉन्स्टेंटिनोपल से चले गए थे, याद करो। उसी तरह तुम्हारा यूएस से क्या बोलते हैं, वहाँ से इंग्लैंड से उठ के यूएस आए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, पैम्पलेट बंटवा दिया, ठीक है, पैम्पलेट बंटवा दिया। और पैम्पलेट में क्या, कॉमन सेंस, अभी तुम लोग बोलते हो ना कॉमन सेंस नहीं है क्या, तो पहले यही बोले थे, हाँ थॉमस पेन है, समझे ना, थॉमस पेन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने कॉमन सेंस के एक पैम्पलेट बंटवा दिया यूएस में, पढ़ो 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 बाबू पढ़ो। क्या तुम उम्मीद करता है ब्रिटिश से, उसका तो खुद तुम्हारा पार्लियामेंट नहीं है, वो तो खुद हेरिडेटरी तुम्हारा मोनार्की चलाता है, वो तुमको सिखाएगा लोकतंत्र और प्रजातंत्र। विद्रोह, क्योंकि लोग को अवेयर कराना होगा ना तुमको, विद्रोह करवा दिया ये, समझे ना। और ये बोला कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए, उधर भी होना चाहिए इधर भी होना चाहिए, पूरा बगावत हो गया, समझे ना। और इसे क्या होगा, फाइटिंग स्पिरिट लोगों में, यस हम फाइट कर सकते हैं कंट्री के लिए। जैसे हमारा गांधी बाबा लोग यही किए हैं, कैसे घर से महिलाओं को निकाले, कैसे बच्चे को निकाले, सबको इंटीग्रेट किए हैं ना हमारे आज़ादी में। उसी तरह ये क्यों बड़ा बड़ा नाम है ना इन लोग का, बड़े लोग इसी तरह मोटिवेट करते हैं। तो अपने लिटरेचर से, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी देखो, उनका भी बहुत लिटरेचर पढ़ के बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे, यस, बहुत ज्ञानी आदमी थे मुंशी प्रेमचंद जी भी। देखो तो क्या है, बिल्कुल बहुत 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 ज़्यादा। अब देखो तो समझ गए, ये सब समीकरण, थॉमस पेन का आना और पैम्पलेट बंटवाना, कॉमन सेंस का, लोगों में फाइटिंग स्पिरिट जमाना, यानी कि लोग अब चार्ज हो रहे हैं, अब विद्रोह करेगा आदमी, अब चार्ज हो रहा है, अब आ जाएगा, चलो आओ रणभूमि में आते देखते हैं किसमें कितना दम है। तो ब्रिटेन वर्सेस यूएस, आमने सामने, इतना आसान है ब्रिटेन को हराना, जो दुनिया को फतेह करके बैठा हुआ इतनी जल्दी हार जाएगा वो, क्योंकि तो बहुत ऊपर का चीज़ है वो, फ्रांस को हरा के भगा दिया है, और वो इतने जल्दी हार जाएगा। तो देखो पहला बैटल हो जाता है 1775 में, ठीक है, अमेरिका हार जाता है, समझे ना। तो ये फाइट होता है ब्रिटिश सोल्जर और कॉलोनियल, जो तुम्हारा ये कॉलोनी का जो, ठीक है, 13 कॉलोनीज का, बिल्कुल ये लेसिंगटन में होता है, जो कि मैसाचुसेट्स में है, मैसाचुसेट्स बताए थे 13 कॉलोनीज में एक है, तो वहाँ पे एक लेसिंगटन करके जगह, यानी कि बैटल ऑफ लेसिंगटन में अमेरिकन हार जाते हैं और ब्रिटिश जीत जाता है, मैं हिम्मत नहीं हारा, ठीक है। उसके बाद क्या कि बहुत जल्दी जब दोनों फाइट होता है, तो उस समय जॉर्ज वाशिंगटन को, जो कि फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 2 में ही बना दिया गया था, वो लीड करते हैं, मगर अमेरिकन हार जाते हैं, समझे। और उस समय तुम्हारा कहाँ जीतता है, ये जीतता है ब्रिटिश जनरल, वहाँ के गेज रहते हैं, वो इस जीत जाते हैं बंकर हिल में, बंकर हिल जगह का नाम है बंकर हिल, इसलिए इसको बैटल ऑफ लेसिंगटन भी बोलते हैं, बंकर हिल भी बोलते हैं, यानी कि बंकर हिल एक जगह में हरा देता है और अमेरिकन सरेंडर कर देता है, या हम हार गए। जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक तुम हारोगे नहीं, यानी कि पहला वार में हार गए, पर हिम्मत नहीं हारा है, तुरंत फिर से एनर्जी लेके आता है सेकेंड वार के लिए 1776 में। तो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ लॉन्ग आइलैंड। देखो ऐसे नहीं हारने वाला है बाबू, अब देखो 1 साल में देखो कितना जल्दी उठ रहा है। अब देखो बाबू यही होता है सिविल सर्विस भी, एक बार हार गया कोई नहीं, करते रहो, तीसरा चौथा आइटम में पास कर जाओगे। देखो इस इतिहास गवाह है, अभी देखो ना कैसे जीतता है। उसके बाद क्या है, 1776 में 1 साल बाद फिर तैयार हुआ, और इस समय ब्रिटिश फोर्स को, जैसे गेज कर रहे थे ब्रिटिश फोर्स को नेतृत्व, इस समय ब्रिटिश फोर्स को नेतृत्व करेंगे सर विलियम हावे, ये करेंगे, और इन्होंने फिर से वाशिंगटन को हरा दिया सेकेंड बैटल में भी। 70 यानी कि 74 में भी हार गए, 75 में भी हार गए, 76 में भी हार गए, यानी कि बैटल ऑफ लेसिंगटन तो हार गए, बैटल ऑफ लॉन्ग आइलैंड भी हार गए। अब आया टर्निंग पॉइंट, बैटल ऑफ सराटोगा। बैटल ऑफ सराटोगा देखो,
इसमें क्या हुआ कि अमेरिकन जो कॉलोनी उसका कमांडर दूसरा हो गए। वाशिंगटन है मगर इसका अब दूसरा कोई नेतृत्व कर रहा है। वाशिंगटन प्रोमिनेंट लीडर अभी भी है, इसका नाम है जनरल गेट्स। जनरल गेट्स क्या कर रहा है, अमेरिकन सोल्जर्स को कमांड कर रहा है और ये ब्रिटिश ट्रूप्स को हरा दिया इस बार 1777 में, यानी कि एक साल बाद 1777 में हरा दिया, एक साल बाद, समझे। और यही टर्निंग पॉइंट है। क्यों हराया? इसलिए हराया कि फ्रेंच ने हेल्प कर दिया। तो हमको भगाया था, कनाडा से हमको भगाया था तुम, अब तुमको हम भगाएंगे, पूरा अमेरिका से भगा देंगे तुमको। फ्रेंच आ गया सहयोग करने के लिए, और इसको चाहिए सहयोग किसी का भी हो, सहयोग हटा दिया उसको, खत्म, समझे ना। अभी भी मगर नहीं, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। शर्ट फिर आएगा ना, वो फिर आएगा गिदर भाव की देने के लिए। अब देखो, अब होता है अंतिम बैटल ऑफ यॉर्कटाउन। बैटल ऑफ यॉर्कटाउन में क्या होता है, कॉर्नवालिस सुने हो ना, इंडियन हिस्ट्री में भी कॉर्नवालिस है। बाबू गंदे तरीके से हारा है ब्रिटिश वहाँ पे यूएस में। कॉर्नवालिस सरेंडर कर देता कि हम हार गए, जाओ। अब बैटल ऑफ यस वही कॉर्नवालिस वहाँ हार के यहाँ पे आके लॉर्ड कॉर्नवालिस बन जाता है वो, समझा। इसलिए हम लॉर्ड नहीं बोले पहले, जनरल कॉर्नवालिस जब हार के आता है और यहाँ पे क्या करता है, एंग्लो मैसूर वार में लड़ाई करता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार में, जहाँ पे टीपू सुल्तान को क्रश किया जाता है। यानी कि अमेरिका में इतना बुरा हाल हो गया था, इंडिया देख रहे हो कितना पीछे जी रहा है, और इंडिया में आके दादागिरी दिखा रहा है, हम लॉर्ड है। और हिस्ट्री इसका देखो, हारा हुआ आदमी है, समझे ना। तो उसके बाद यॉर्कटाउन में क्या हुआ, 1781 में सरेंडर कर दिया। किसको सरेंडर किया? वाशिंगटन को। अभी भी वाशिंगटन बहुत बड़ा नाम था। इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड में वो नेतृत्व नहीं कर रहे थे, इसका मतलब वो कहीं हटे नहीं थे, वो थे टीम में, और वाशिंगटन को सरेंडर कर दिया। कौन? कॉर्नवालिस। और इस तरह 1781 में सरेंडर होने के बाद ख़त्म हो गया। फिर तुम्हारा ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ। कोई भी दुनिया का जो समझौता होता है वो पेरिस में ही होता है ना। क्लाइमेट चेंज भी देखते हो 2015 का पेरिस में हुआ, फ्रांस में पेरिस में हुआ, और आराम से अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, समझे। तो ऊपर क्या बताए थे? हाँ बिल्कुल, यॉर्कटाउन बोले तो 81 में, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस उसके 2 साल बाद 83 में। हाँ देखते नहीं है, ब्रेग्जिट से निकलने में लग गया उसको 1.5-2 साल। इंटरनेशनल हैपनिंग है, समय लगता है। हाँ लेगा ही समय, बिल्कुल लेगा। अब क्लियर हो गया, अब जनवरी 1 तारीख से लागू हो गया। समझ गए बात को, कैसे किस तरह बढ़ा है। अब देखो तो किस तरह आज़ादी मिला है, समझ गए तुम लोग, आज़ादी मिल गया है। अब देखो रिजल्ट्स क्या हुआ, चलो आज़ादी तुम बिगुल बजा दिए, हाँ तुमको आज़ादी मिल गया, समझे। अब इससे हुआ क्या, इस रिजल्ट क्या हुआ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ था, इससे क्या जाहिर सी बात है इंस्पिरेशन मिला होगा। तो ब्रिटिश को भी कोई हरा सकता है क्या, सोचेगा ना सब कि ब्रिटिश यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य को भी कोई खत्म कर सकता है। ये प्रेरणा देगा कि नहीं देगा, हमारे इंडिया में प्रेरणा देगा, और भी बहुत सारी जगह में प्रेरणा देगा। तो वही है। और साथ साथ क्योंकि ये पूरा ह्यूमन फ्रीडम पे बात किया है, फंडामेंटल राइट्स पे बात किया है कि आदमी को तुम दबा नहीं सकते हो, कॉमन सेंस। तो ये चीज़ तो पेनिट्रेट करेगा ही ना दूर दूर तक, ये सब चीज़ तो जाएगा ही मैसेज। तो जब तुम्हारा अभी बताएंगे, कल क्लास में बताएंगे, अमेरिकन सिविल वार बताएंगे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करेंगे बिल्कुल, और रिलेट करेंगे इस चीज़ को। तो वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स आया। आज तुम लोग जो देखते हो ना भारत में फंडामेंटल राइट्स बोलते हो ना, संवैधानिक अधिकार है हमको, हाँ जीने का, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 19 कहाँ से आया तुमको संवैधानिक हक? यही तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, जो संविधान में लागू किया गया था। और ये कहीं ना कहीं हर एक पूरा दुनिया का बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंस्पिरेशन बना, संविधान बनाने के लिए। तो वही है तुम्हारा बिल ऑफ राइट्स, समझे ना। और अमेरिकन कॉलोनीज क्या फ्री और रिपब्लिक हो गया, जानते हो, फ्री है, अपना अपना गणराज्य है, अपना चला रहा है। और फंडामेंटल राइट्स तुम्हारा सिटीजन ऑफ यूएस को मिल गया। और साथ साथ इसने बाकी कंट्री को भी प्रभावित किया है। और ये पहला, दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है। ब्रिटेन भी नहीं है, मोनार्की है कि नहीं वहाँ पे, दुनिया का पहला तुम्हारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसका रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी भी तुम्हारा यूके में बाबू रिटर्न नहीं है, वर्बल है वो, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जहाँ आप तो जानते ही होंगे। यूएस दुनिया का पहला कंट्री है जिसके पास लिखा हुआ संविधान है। हमारा तो बहुत बात का बना हुआ संविधान है ना, समझ रहे हो ना। और ये क्या है तुम्हारा, और पहला डेमोक्रेटिक, फुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और फुल फेडरल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है तुम्हारा, इंस्पिरेशन टू द फ्रेंच रिवोल्यूशन।
अब ये लोग सोचा, बोले ना बैटल ऑफ सरटोगा, इसे फ्रेंच किया, तो जब फ्रेंच ट्रूप्स आया होगा दूसरे को आज़ादी दिलाने के लिए, जब वो अपनी कंट्री लौटा होगा तो सोचा कि अरे हम दूसरे को आज़ादी दिला सकते तो हम अपना काहे ना आज़ादी दिला रहे हैं। अनुभव विद्रोह कर दिया वहाँ पे भी। हाँ वही तो, यही तो बोल रहा है, ये 83 का बात है कि नहीं है, बात समझो ना, ये 77 का बात है। जाहिर सी बात है, अनुभव काम आता है कि नहीं आता है, वहाँ पढ़ाते तभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, अचानक पढ़ा रहे थे क्या? अनुभव काम आता है, अनुभव नहीं खरीदा जा सकता है, वो मेहनत करके आता है। मेहनत किया ये लोग सरटोगा में, और वो मेहनत जाके रंग लाया बाद में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तब। तो डायरेक्ट कनेक्शन है तुम्हारा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का फ्रेंच रेवोल्यूशन से। पहला रेवोल्यूशन हुआ है दुनिया में, बीज बोया गया है, ये जाएगा दूर तक इम्पैक्ट इसका। तो वही है तुम्हारा, समझे? इंस्पिरेशन हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का है। ये केवल इंग्लैंड के लिए आगे नहीं था, देखो इंग्लैंड के लिए केवल नहीं था ये, जो तुम्हारा फ्यूडल ट्रेंड्स बताए थे ना, फ्यूडल क्या होता है बताए थे, क्लास में बात किए थे, जमींदार हड़प के रख लिया, यस वही नाइट वाला ना, पीजेंट्स वाला, सब्स के बारे में बताए थे, स्लेव्स के बारे में डिफरेंस बताए थे क्लास में, याद है ना सब चीज़। वो सिस्टम पे भी अटैक था, क्यों? क्योंकि वो चीज़ क्या, वो जकड़ के रखा था कॉमन पीपल को। जब कॉमन पीपल को जकड़ के रखा था तो पसंद नहीं ना आएगा, विद्रोह कर देगा। और जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तो खाली इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं हुआ था, ये सब सिस्टम के अगेंस्ट भी हुआ था। और यही चीज़ तुम्हारे दूसरे कंट्री, क्योंकि यूरोप में अभी भी वही चल रहा है, यूरोप में भी अभी भी फ्यूडल ट्रेंड ही चल रहा है। जब बेजेंटाइन एम्पायर इधर हो गया, उधर तो फ्यूडल ट्रेंड ही चल रहा है, तो वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये इंस्पिरेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हुआ है। ये केवल वार खाली इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं है, ये एरिस्टोक्रेसी के भी अगेंस्ट है, समझे? और फर्स्ट फाइट है कोई भी कॉलोनियल डोमिनेशन के अगेंस्ट, कोई भी कॉलोनियल तुमको दबा के रखा है उसके अगेंस्ट पहला लड़ाई हुआ है दुनिया में। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि नए नए विचारधारा लोगों में आने लगा, है ना। सोशली न्यू पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर एक सेक्टर पे इसका प्रभाव पड़ा है। क्यों? अरे ये अमेरिकन लोग क्या बोलते थे कि हमको शांति से रहने दो, हमको कैपिटलिज्म पसंद है, फ्री ट्रेड पसंद है। आज तुम ग्लोबलाइजेशन देखते हो किसके वजह से? यूएस के वजह से ही तो है। हाँ, कैपिटलिस्ट क्लास देखते हो ना, पूंजीपति, किसके वजह से? यही कंट्री की वजह से। तो एक नए सिस्टम भी डेवलप्ड हुआ, वही लिखा जा रहा है। और साथ साथ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का 3 स्तंभ होना चाहिए, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, वहाँ क्रिएट कर दिया गया। अभी तक जो चलता है, अब यूएस का दिया नहीं है, ये फ्रेंच फिलोसोफर का दिया गया चीज़ है, मोंटेस्क्यू, एज ऑफ इनलाइटमेंट में हुआ था, याद आया? ये तुम्हारा सुनो बात समझो, एज रिफॉर्म याद करो, रिनांसस पीरियड खत्म हुआ जब उसको पूरा काउंटर रिफॉर्मेशन, उसके बाद फिर से जब खत्म किया गया रिनांसस को, तो फिर से तुम्हारा एज ऑफ इनलाइटमेंट वाला एज आया। एज ऑफ इनलाइटमेंट में वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, बहुत बड़ा नाम था, जॉन लॉक, ये बहुत बड़ा नाम था। और मोंटेस्क्यू क्यों बड़ा नाम था? क्योंकि मोंटेस्क्यू ही दुनिया के पहले आदमी है जिन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी का इस तरह तंत्र होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जुडिशरी होना चाहिए और लेजिस्लेटिव होना चाहिए, है कि नहीं अभी सिस्टम में? बिल्कुल। तो यही इनका ही, यानी कि फ्रेंच फिलोसोफर का ही बुद्धि लगा के अपना डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा रहा है। कौन? अमेरिका। समझ गए ना? अब देखो उसके बाद, मगर देखो सब चीज़ अच्छा हो जरूरी नहीं है। वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, जो रेड इंडियंस है, उसका कोई राइट्स नहीं दिया गया उन लोग को। इसलिए कल क्लास में बताएंगे कि कितना डिबेट है। अमेरिका, हमारा इतना नोबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जी, हमारा तो बहुत ऊपर का कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है किसी का? हमारा बेस्ट है वर्ल्ड का, लिटरली बता रहे, पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, समझ में आ जाएगा सभी चीज़। क्यों? क्योंकि जब संविधान बना था बहुत सारे लोगों को राइट ही नहीं मिला, वोटिंग ही राइट नहीं मिला। तुमको पता है इंडिया ने पहले दिया है ह्यूमन राइट्स, महिलाओं को वोटिंग राइट दिया, इंडिया ने पहले दिया है एज कम्पेयर टू यूएस से। यूएस जबकि इतना अपने आप को एडवांस बोलता है, महिलाओं को कोई हक नहीं है वोट डालने का, उस समय नहीं था, हम उससे पहले दे दिए। हम इतना बुर्बक कंट्री जो आज़ाद हुआ 1947 में, जिसको बुझने नहीं आता है फिर भी वो जाके दे रहा है। हाँ, फिर भी जो दे सकता है, बहुत बड़ा बात होता है। इलेक्शन में वोटिंग राइट सही नहीं तो काहे का लोकतंत्र और प्रजातंत्र? प्रजा को हक ही नहीं है तो काहे का लोकतंत्र हुआ तुम्हारा? तो यानी कि ट्रू फेज में तो यूएस भी नहीं था। समझ रहे हो ना बात को? क्यों? क्योंकि आप किसी को वंचित रखते हैं वोटिंग राइट से, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं करने देते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? ट्रू डेमोक्रेटिक नहीं है आप कंट्री। और ये सिखाएगा हमको, समझ में आ रहा है ना बात? ये सब कटाक्ष। देखो
तो क्या हुआ कि जो तुम्हारा वहाँ के नेटिव्स है उसका राइट को हनन किया जा रहा है। और क्या बोला है, निग्रो जो ब्लैक लोग अफ्रीकन से आए हैं उसको भी कोई अधिकार नहीं है, कंसिडर नहीं किया गया। और देखो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे क्या हुआ, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे यही हुआ कि लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन बढ़ना शुरू हो गया, और जो कि अभी तक चलता है। एलपीजी देखते हो 1991 के बाद आया है। आज ग्लोबलाइजेशन का कारण ही है कि चाइना में होता है कोरोना वायरस और यहाँ बेगूसराय से नीचे राजस्थान तक पहुँच जाता है, ये ग्लोबलाइजेशन है ना। इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एलपीजी। अब इसकी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है पूर्णिमा? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पीपल, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बाउंड्रीज। यस, बाउंड्रीज, ट्रांस बाउंड्रीज, यानी कि इंडिया से चाइना, चाइना से कहीं पे भी जा सकता है। कोरोना वायरस ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। देखो अब सोशल एस्पेक्ट में क्या है कि जो तुम्हारा पहले जो तुम्हारा पैट्रियार्कल सोसाइटी था, यानी कि पुरुष प्रधान देश, देखो वर्ल्ड का हिस्ट्री है मेल डोमिनेटिंग किया है दुनिया में, इसका शुरू से हिस्ट्री देखोगे तो खाली इंडिया एक्सेप्शनल नहीं है, हर जगह ऐसा ही हुआ है। मर्द लोग डोमिनेट किए ही हैं कंट्री को, फीमेल को बहुत पहले से दबाया गया था। मगर जब ये तुम्हारा जब अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो ये जो सोच है ना, विचारधारा, वो कम हुआ। अब क्या है कि महिलाओं को भी प्रॉपर्टी का राइट्स मिल रहा है जो यूएस के हैं। तो इस तरह तुम्हारा सोशल चेंजेस आया था, समझ गए ना। दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास।